सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम बहुत लंबे दिनों के बाद अपने इस ऑनलाइन कक्षा में फिर से एक साथ हैं। हम वसंत का पाठ 8 टोपी पढ़ने जा रहे हैं। वैसे आप लोगों ने स्वयं इसको पढ़ा होगा। बहुत ही एक हास्यात्मक कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। एक जोड़े को माध्यम बनाकर चिड़िया के और बहुत ही कहना चाहिए मनोरंजक तरीके से एक कहानी हमें बताई गई है जो हमें ये शिक्षा देती है कि अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहे तो निश्चय ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। और लक्ष्य को पाने के लिए उसका उत्साह और उसकी लगन बहुत काम आता है, उसे उसके लक्ष्य के नज़दीक पहुंचाता है, या मैं यूँ कहूँ कि उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में ही सहायक हो जाता है। किसी भी इंसान का लक्ष्य और उसका उत्साह, यही एक चीज़ समझाने के लिए लेखक ने एक बहुत ही मनोरंजक कहानी हमें बताई है, जहाँ वो लक्ष्य के साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने पद और प्रतिष्ठा के आधार पर कई बार ऐसा कर जाते हैं कि छोटे लोगों के काम का, उनकी मजबूरी का बहुत बड़ा फ़ायदा वो उठाते हैं। और जब वो ऐसा फ़ायदा उठाते हैं तो कहीं न कहीं वो अपना और अपने समाज का भी नुकसान कर बैठते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना पाठ 18 टोपी। एक थी गवरिया और एक था गवरा, दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ भी जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार होते ही खेतों में निकल पड़ते, दाना चुगने, और जुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गवरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगता है। यहाँ तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एक जोड़ा है गवरिया और गवरे का। दोनों हर समय साथ रहते हैं और सुबह होते ही वह दाना चुगने साथ निकलते हैं, शाम होते ही वह तुरंत वापस अपने घोंसले में आ घुसते हैं और दिन भर एक साथ एक दूसरे की बातों में हिस्सेदारी करते हुए एक दूसरे के साथ हंसते बोलते अपना समय बिता रहे हैं। और ऐसे ही एक दिन आपस में बात करते करते जो मादा चिड़िया है गवरिया, वह गवरे से कहती है कि तुमने कभी आदमी को गौर से देखा है क्या? वो कपड़ा पहनता है और वह कपड़ा उनके ऊपर कितना अच्छा लगता है। अब गवरे को पता है कि चिड़िया कुछ न कुछ अनोखी बात कहेगी और हो सकता है कि वो किसी चीज़ की जिद लेकर बैठ जाए, इसलिए वह तुरंत उस बात को रोकने के हिसाब से क्या कहता है कि क्या खाक फकता है, फबना यानी जचना। ठीक है, गवरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगता है। मतलब चिड़ा जो था उसने चिड़िया की बात को काट दिया। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, झुटपुटा का अर्थ होता है शाम, और इसी तरीके से भिनसार का अर्थ होता है सुबह। भिनसार का अर्थ होता है सुबह होना, झुटपुटा का शाम होना, खोते यानी घोंसले में आना। कुछ ये जो कहानी है इसमें प्रादेशिक शब्द, मतलब कहना चाहिए आंचलिक शब्द, जो हमारी बोली के शब्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं।
तो आप इसे जब भी स्वयं पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, और अगर कोई शब्द ऐसा लगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे तुरंत हमारी लाइव क्लास में पूछ लें। इतना होने के बाद अब दोनों जनों के बीच में इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी वाद विवाद होने लगा। जैसे ही चिड़े ने कहा कि कपड़ा पहनने के बाद आदमी अच्छा नहीं लगता, बदसूरत लगता है, तो उन्होंने तुरंत, चिड़िया ने क्या कहा, गवरिया ने, लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। गवरिया बोल पड़ी। लट जीरा एक पौधा होता है जिसका नाम होता है चीचड़ा, जो आपस चिपकता सा है, बराबर साथ में चिपकता है। शायद वो कुछ तकलीफ भी देता है फिजिकल। इस तरीके का एक पौधा होता है जो कहीं इधर उधर चिपकता रहे हमारे, या अगर हम उसे खा लें चिड़िया वगैरह तो उनके गले में फंस जाए, ऐसा। तो वो एक बेचैनी सी होती है, उस वक्त दिमाग उसमें लगा रहता है। तो कहते हैं ना, जब हमारे चीज़ में, हमारे स्वभाव में कोई बेचैनी हो रही है, कोई चीज़ हमें तकलीफ दे रही है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? उसी में रहता है। हम कहाँ क्या काम कर रहे हैं वो हमें ध्यान नहीं रहता। तो इसी तरीके से जब गवरे ने यूँ कहा कि आदमी नहीं फपता है, आदमी बदसूरत लगता है, तो चिड़िया ने ऐसे ही कह दिया कि मतलब तुमने लट जीरा चुग लिया है, जो तुम्हें कुछ न कुछ तकलीफ हो रही तो तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक सो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद का सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं? गवरा उनको समझा रहा है, गवरिया को, कि खूब कपड़े पहन लेने से इंसान की खूबसूरती ढक जाती है। और वह उसी का उदाहरण देता है कि अभी जो तेरा एक काया, यानी काया का अर्थ होता है शरीर, ठीक है। तो गवरा ये सिखा रहा है कि जो ठाकुर जी ने, जो प्रभु ने हमें एक प्राकृतिक सुंदरता दी है, कपड़े पहन लेने से वो ढक जाती है। अगर अभी तू भी तेरी जो काया है सुघड़, वो एक सुघड़ काया यानी शरीर, कि वो पूरा शरीर मेरे सामने है। अगर तू भी सिर से लेकर पांव तक, सरापा यानी सिर से लेकर पांव तक, तो कपड़ों से ढक जाएगी अगर तू कपड़े पहन ले तो। और तेरी जितनी भी खूबसूरती है, जितनी भी सुंदर है, वो ओझल हो जाएगी। ओझल होना यानी, ओझल होने का अर्थ होता है कि छुप जाना, खो जाना। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। अब जब गवरे ने एक तर्क दिया है कि इससे हमारी सुंदरता छिप सी जाती है, हमारे कपड़े पहन लेने से कुदरती जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाती है, हमारी काया कपड़ों के पीछे छुप जाती है, ऐसी स्थिति जब गवरे ने बताई तो उन्होंने तुरंत, गवरिया ने भी एक विवाद और रख दिया साथ में, या एक तर्क और प्रस्तुत कर दिया कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं पहनते, मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी पहनता है। और ये बात बिल्कुल सही है। हम मौसम की मार से बचने के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। मतलब दोनों के बीच में एक तरीके का वाद विवाद चलता जा रहा है। आगे गवरा कहता है, तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उसमें सकत भी जाती रहती है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत से भेद पैदा हो जाते हैं। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले।
उसके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली, मेरा मन टोपी पहनने को करता है। दोनों के बीच बात हो रही है और बात करते करते आपस में अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। और विचार प्रस्तुत करते करते गवरा कहता है, जब गवरिया ने कहा कि मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी कपड़े पहनता है, जो कुछ हद तक सही है, तब वो फिर उसे समझाता है गवरा और कहता है कि कपड़े पहन पहन कर हर मौसम की मार सहने की शक्ति उसमें जाती रहती है। यानी हम कपड़े पहन पहन के मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं, मलमल के कपड़े पहनते हैं जो हल्के होते हैं, जो हमारा पसीना सोखे, हमको ठंडक दे। इसी तरीके से बरसात में हम रेनकोट वगैरह पहन लेते हैं। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो गवरे का मानना ये है कि उससे जो मौसम को बर्दाश्त करने की क्षमताएं हैं, कपड़े पहनने से वो ख़त्म हो जाती है, वो शक्ति ख़त्म हो जाती है। और साथ में एक और कहीं व्यंग भी है कि गवरा कह रहा है कि कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है। यहाँ पर एक तरीके की बात है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। यानी कि आप लोग स्वयं अपने आसपास भी देखें, व्यक्ति क्या करता है, अपने जिनके पास जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, जिनके पास पैसा अच्छा है, उनके कपड़ों में और एक गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्गीय परिवार के कपड़ों में फ़र्क होता है। और ये फ़र्क कहीं आदमी में अहम पैदा करता है, एक छोटे बड़े का भेदभाव पैदा करता है। तो गवरा इस पर व्यंग कर रहा है कि कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है और आदमी आदमी की हैसियत में, हैसियत यानी स्थिति, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरिया बोली। जब गवरिया ने गवरे की बात सुनी तो वह कहती है कि इतना सब होने के बाद भी आदमी कपड़ा पहनना नहीं भूलता और हर समय नए नए लिबास बनवाता रहता है। तो गवरा कहता है यह नीरा पोंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर से चलने फिरने काम करने के वास्ते है, उन्हें भी दस्ताने से ढक लेता है। नीरा पोंगापन यानी दिखावा, फालतू का दिखावा। ये सिर्फ मात्र एक दिखावा है। ठीक है, वह उसकी स्थिति आदमी की कैसी है कि जो हाथ पांव उसके काम करने के लिए हैं, उनमें भी वह दस्ताने पहन लेता है। दस्ताने यानी मोजे, ठीक है ना, हाथों के जो मोजे पहन होते हैं उनको दस्ताने कहा जाता है। यह बात हो ही रही थी और गवरिया को ये समझाना चाहता है कि हम बिना कपड़ों के ही ठीक, हम नंगे ही भले, यानी हम बिना कपड़ों के ही ठीक। तभी इस बीच टोपी की बात आ जाती है और गवरिया अपने मन की बात गवरे के सामने रख देती है और वह तुरंत कहती है कि टोपी पहनने का तो मन मेरा भी करता है, टोपी कितनी अच्छी लगती है। जब ये बात गवरे ने सुनी तो आगे उन्होंने क्या कहा, टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह है वहीं राह है। जब जैसे ही गवरिया ने टोपी की बात की कि मुझे टोपी पहनने की इच्छा है, तो तुरंत गवरे ने उसे समझाने की कोशिश की और उसने क्या कहा, टोपी तू पाएगी कहाँ से, यानी तू टोपी पहनने के लिए लाएगी कहाँ से।
टोपी तो कौन पहनता है? आदमियों का जो राजा होता है वही टोपी पहनता है। उसने बड़ी ही लच्छेदार बातें इस पैराग्राफ में कही है। उसने कहा, एक टोपी के लिए कितनों की टाट उलट जाती है। यानी राजा जो टोपी पहनता है उस टोपी के लिए कितनों की टाट उलट जाती है, यानी कितनों पे मुसीबत आ जाती है। ठीक है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। यानी यहाँ पर टोपी उछलने का मतलब क्या है? यहाँ टोपी उछलने का मतलब है इज्जत उछल जाना। ठीक है, कि अगर जरा सी भी गलती हुई नहीं समाज में कि हम इज्जत की 12 बजी नहीं, यानी हमारी इज्जत उतरी नहीं। और अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। यानी व्यक्ति क्या करता है? टोपी पहनाना मतलब किसी को मूर्ख बनाना, किसी को पागल बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो साथ ही साथ एक ये और चीज़ गवरी ने ऐड की कि अपनी टोपी सलामत रहे इसके लिए कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। यानी अपनी इज्जत बनी रहे या अपना स्वार्थ पूरा होता रहे इसके लिए कितनों को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। मेरी मान तो इस चक्कर में पड़ ही मत। इसी के साथ लेखक बताना चाहता है कि गवरा जो था वो तनिक समझदार था, यानी थोड़ा समझदार था और थोड़ा शक्की भी था। लेकिन गवरिया जिद्दी, लक्ष्य की पक्की, धुन की पक्की यानी लक्ष्य की पक्की, जो ठान लिया मतलब उसने सोच लिया था कि उसको टोपी पहननी ही है। जब उसने ये सोच लिया तो उसके लिए वह दिन रात उसी उधेड़ बुन में लगी रहती है। साथ ही एक और कहावत दी है लेखक ने, जहाँ चाह है वहाँ राह है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम किसी ने कुछ सोच लिया है तो रास्ते फिर अपने आप ही मिलते जाते हैं। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया, मिल गया, मिल गया। गवरिया मारे खुशी के पूरे घूरे पर लौटने लगी। जब इतनी बात दोनों जने अपने घोंसले में बैठकर कर रहे हैं, रात हो गई, दोनों सो गए। और सोने के बाद जब दूसरे दिन जब वो घूरे पर मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर दाना चुगने गए हैं तो चुगते चुगते चिड़िया को एक रुई का फुहा यानी रुई का एक छोटा हिस्सा, आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी रुई मिल गई उसे। तो जैसे ही रुई मिली, चिड़िया मारे खुशी के वो झूमने लगी और घूरे पर लौटने लगी। आप लोग समझ सकते हो, जब हमारी कोई बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल जाए, मन से जो हम चाह रहे हैं, अगर वो मन की मुराद पूरी हो जाए तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहता। इसी तरीके से चिड़िया की खुशी का पारावार भी नहीं रहा। तो एकदम गवरे ने चिहा कर पूछा, अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिहा कर यानी चह चहा कर गवरे ने पूछा, अरे क्या मिला रे? ठीक है, तो चिड़िया ने तुरंत कहा कि टोपी का जुगाड़ मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। चिड़िया बहुत ही खुश है और वह इतना उमंग से नाच रही है कि तभी गवरे ने पूछा कि क्या मिला? तो उसने क्या कहा, रुई का फोहा उसके सामने रख दिया। यानी रुई उसके सामने रख कर क्या कहा, रुई मिल गई है, मेरी टोपी का जुगाड़ मिल गया है। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथों से छूट कर में गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया है, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते पर पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर बावरा ता उम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरिया उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता भी है? गवरा जो था वह चिड़िया को बार बार समझा रहा था कि टोपी बनना मुश्किल है और यही कारण है कि जब रुई का फाहा मिला
और वह बड़ी खुशी से उस चीज़ को देख रही थी। तो गवरे ने उसको समझाया एक उदाहरण के द्वारा कि एक बावरा यानी एक पागल भी था। बावरा यानी पागल, जिसको रास्ते पे चलते चलते घोड़े की लगाम मिल गई, चाबुक मिल गया, सॉरी। चाबुक आप समझते हैं, जिससे घोड़े को एक पतली सी रस्सी जैसी होती है और घोड़े को मार कर आगे चलाया जाता है, वह चाबुक। तो पागल जो था, बावरा जो था, उसने कहा चाबुक तो मिल ही गया, अब क्या बचे हैं? 3 चीज़ें बच गई हैं, बाकी बचे 3, घोड़ा, लगाम और जीन। ठीक है, यानी चाबुक मिल गया तो अब मुझे सब मिल जाएगा। बावरे का मानना क्या था? पागल है ना, तो उसका मानना क्या है कि मेरे को तो चाबुक, यानी चाबुक सबसे बड़ी चीज़ मिल गई, अब तो 3 ही चीज़ बची है, वो फटाफट मिल ही जाएगी मुझे। और पूरा जीवन उसने यही चीज़ रटते रटते निकाल दिया। घोड़ा आप समझते हैं, लगाम भी आप समझते हैं, जीन शायद आपको परेशानी आए। जीन जो घोड़े के ऊपर सारे सामान जो बैठने के लिए रखी जाती है, उसे जीन कहा जाता है। तो घबरा उसे समझाता है कि उस बावरे की पूरी जीवन उसी में निकल गई, ये 3 चीज़ें रटते रटते। इसलिए तुझे खाली एक रुई का फाहा मिला है, उससे टोपी नहीं बनती। टोपी बनाने के लिए बहुत सी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बहुत से उखाड़ पछाड़ करने पड़ते हैं। लेकिन गवरिया थी कि वो मानने वाली नहीं थी। बोली, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाहा लेकर एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। घवरिये को के सामने बड़े जोश के साथ उसने कहा कि देखो कैसा मेरी टोपी कैसे बनती है, मैं बताती हूँ, तो आप तो खाली देखते रहो। और ये कहकर वो बड़े विश्वास के साथ दुनिया के पास गई। दुनिया यानी रुई को धुनने वाला, ठीक है, उनके पास गई। तो दुनिया का थोड़ा सा वर्णन किया है, एक उसका वेशभूषा बताई है लेखक ने। कैसी बताई है कि उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। ठीक है, जाड़े का मौसम था, जाड़े या ना सर्दी का मौसम। ठीक है, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी, यानी वह दुनिया जो था बहुत गरीब था और उसके तन यानी उसके शरीर पर वर्षों पुरानी यानी बहुत कई साल बीत चुके और तार तार हो चुके, यानी बहुत फटी हुई सी मिर्जई पड़ी हुई थी। मिर्जई यानी पहनने का कपड़ा, जैसे आप लोग अभी सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, वैसे ही स्वेटर मिर्जई यानी गर्म कपड़ा था, लेकिन वो पूरा फट चुका था। ठीक है, और वह कांपते हुए बोला कि तू जाती है कि नहीं? जब गवरिया ने उससे मनहार की कि दुनिया भैया मेरी रुई धुन दो, तो वो ऐसे कांपते हुए से, सर्दी में ठंड लग रही है उसे, और वो बोला कि तू जाती है कि नहीं, मतलब तू यहाँ से चली जा। ठीक है, मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी दयनीय स्थिति है कि जिसके खुद के पास ओढ़ने पहनने को सर्दी के मौसम में कुछ नहीं है, वह राजा के लिए रजाई बना रहा है। ठीक है, और वो साथ में क्या कह रहा है, एक तो यहाँ का राजा ऐसा जो चाम का दाम चलाता है। ठीक है, यहाँ चाम का दाम चलाना मतलब यानी चमड़े के सिक्के चलाना। अर्थात इसके पीछे एक भारी व्यथा, यानी राजा कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, यानी फ्री फोकट में काम करवा रहा है। ठीक है, ऊपर से तू आ गई फोकट में, मतलब वो तो मुफ्त में काम करवा ही रहा है, फोकट यानी मुफ्त, और तू भी फोकट में आ गई, यानी तू भी अब मुफ्त में ये रुई धुनवाने आ गई।
ठीक है। अब वो क्या कहती है, उज्र न करो भैये। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली, 16 आने में 8 आने मजूरी। ठीक है। अब गवरिया ने दुनिया की बात सुनी तो उसने तुरंत क्या कहा, उज्र न करो भैया। उज्र यानी चिंता। ठीक है। तो वो क्या कह रही है, उज्र न करो भैया, यानी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत यानी मेहनताना। वो क्या कह रही है कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप मेरा काम करोगे उसके लिए मैं पूरा मेहनताना दूंगी आपको। आप रुई को धुन दो और आधी रुई मुझे दे देना, आधी आप ले लेना। ठीक है। तो ये सुनकर दुनिया बड़ा खुश हुआ। उसे आज दिन तक तो कभी मजदूरी मिली नहीं, और जो मजदूरी आज मिल रही है वो भी आधी, यानी 50%। कि 16 आना की मजदूरी करनी, उसमें से 8 आने अपने पूरे। ठीक है। तो ये सुनकर वह बड़ा खुश हुआ, और खुश होकर वह क्या करता है कि मजदूरी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके लिए, इस तरीके की मजदूरी उसके लिए सपना था। वह झट तैयार हो गया। घर चों उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लोहे से। उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरिया ने। ठीक है। जैसे ही गवरिया की बात सुनी दुनिया ने, और वह तुरंत उसको मजदूरी के अनुसार वह लेने के लिए तैयार हो गया, और फटाफट राजा का काम भी छोड़ा, और उसकी जो धुनने की मशीन थी, तांती जो थी, उसमें से आवाज़ें आने लगी। आपको पता है मशीनें चलती है तो आवाज़ें आती है। और तुरंत उसने रुई को बड़े मन के साथ, बड़ी लगन से उसने उस रुई को धुना। ठीक है। और उसमें से आधा खुद ने ले लिया और आधा गवरिया को दे दिया। अब इससे उत्साहित गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुन से धुनी रुई से सूत काट दो। ठीक है। कोरी यानी सूत काटने वाला। तो दोनों जने वहाँ गए हैं, गवरिया और गोरैया, गवरा दोनों जाए हैं, और उन्होंने क्या कहा कि हमारी रुई का सूत काट दो। अब कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक दूसरा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, मुझे अभी राजा जी के अचकन के लिए सूत काटना है। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरिया अचरज से बोली। जैसे ही कोरी को उन्होंने सूत काटने के लिए कहा है, तो वह उसने भी वही दुनिया वाली स्थिति है कि जो कुछ अपने शरीर को ढक रखा है वह धज्जी धज्जी, वही तार तार सा हो गया, फटाफटा सा हो चुका है। ठीक है। और बड़ी अनिच्छा से वो क्या कह रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी राजा जी के लिए अचकन के सूत काटना है। बड़ी अनिच्छा से, यानी उसकी इच्छा नहीं है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन उसको करना पड़ रहा है। ठीक है। मुफ्त में मल्लार गाने की उसने भी यही बात कह दिया, यानी कोई भी राग मुफ्त में गाने की आदत मेरी नहीं है, मेरा अभी मुझे फुर्सत ही नहीं है। तो वो बड़े अचरज से गवरिया पूछती है कि क्या इस मुल्क में, इस मुल्क यानी देश में, सारा काम राजा के लिए ही होता है क्या? तो कोरी क्या करता है, उसको पूछता है, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। ठीक है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लଗୁए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी से उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी का काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत उसने काट दिया। कोरी के पास जाने के बाद जब गौरैया ने उससे बात की, ठीक है,
और तो भाई मेरा सूत काट दो। तो उन्होंने तुरंत राजा जी का नाम ले लिया, और जब उसने कहा कि इस मुल्क में यानी इस देश में क्या सारा काम राजा के लिए ही होता है, तो बड़ा आश्चर्य से कौरी ने उसको देखा और उससे पूछ भी लिया कि तुम कौन से मुल्क से आई हो भाई। ठीक है, यहाँ पर तो सारा काम राजा जी के लिए और राजा जी के लिए ही होता है। ठीक है, उसमें उसने एक और कहावत बोल दी, लोकोक्ति जिसे कहें, खट मरे बरधा बेटा खाए तुरंग। ठीक है ना, यानी कि तुरंग यानी घोड़ा, खट मरे बरधा यानी गधा दिन भर मेहनत करे, और तुरंग जो क्या है, बैठा हुआ खाए। सब काम राजा जी के नाम का और राजा जी के लिए ही होता है। और उनके लग्गुए भगुए यानी उनके आसपास रहने वाले चापलूस चाटुकार, वह भी तो बहुत है जिनका काम भी होता है। तो तुरंत गवरिया कहती मुकरना मत भैया। ठीक है, हम आपको माकुल मुआवजा यानी मुनासिब मुआवजा देंगे। अगर हम आपसे काम करवा रहे हैं तो जितना उस काम का बनता है उतना हम आपको दाम भी देंगे। जब कोरी ने यह बात सुनी तो तुरंत उसने अपनी मशीन चला दी, उसने अपनी तकली काटी, अपना चरखा चला दिया और उसने साथ सूत काट के दे दिया, क्योंकि उसे भी आधा मुआवजा लेना अच्छा लग रहा था। और उसने बड़ी ही महीन और बहुत ही उम्दा तरीके की जो थी सूत काट के दे दी। सूत काट के देने के साथ आधा खुद ने रख लिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने के लिए उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो ना। बुनकर उन्हें अकबक होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे साकर चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। अब कोरी के वहाँ से निकलकर वो लोग कहाँ गए? बुनकर के पास। बुनकर आपको पता होगा, बुनकर जो कपड़ा बुनता है उसे हम बुनकर कहते हैं। और उन्होंने बुनकर से कहा कि आप हमारे लिए कपड़ा बुन दो। लेकिन बुनकर ने भी वही कहा कि मैं अभी राजा जी के लिए कुछ बुन रहा हूँ, बागा बुन रहा हूँ, यानी कपड़ा पहनने के जो बुन रहा हूँ, तो अभी तुम यहाँ से चले जाओ। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। ठीक है, ये भी एक तरीके की उक्ति ही है। ठीक है ना, कि न तो मतलब राजा जो है वो न तो भाव ताव करता है, न चाकर कुछ करते हैं, और हमको अपना काम करना है एक तरीके से, जिसे वह अपने काम में मशगूल हो गया। यह कहकर अब गवरिया फिर बोली, इसे बुन दे भैया। गवरिया ने साहस संजोकर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे। आधा तू ले ले, आधा में हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया, आधा उन्होंने। गवरिया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी के 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न कुछ लेना, भर माथे पसीना। ठीक है, हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली, इससे इस बुने कपड़े से टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल देना, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। बुनकर के पास से वो सीधी दर्जी के पास गई है, और दर्जी ने भी वही स्थिति है कि उसने तुरंत कह दिया कि मैं राजा का काम कर रहा हूँ, 10वें नंबर पे बेटा पैदा हुआ है, उसके पहनने के कपड़े सिलने हैं।
कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, और दिन भर पसीने में काम करना है हमको। तो तुरंत चिड़िया भाप गई कि इसको भी मेहनताना नहीं मिलता है। इसलिए उसने तुरंत क्या कहा, इस कपड़े से 2 टोपी बुन दे, एक तू रख ले, एक मुझे दे देना। ठीक है, ये मुँह मांगी मजूरी पर कौन मुंजी तैयार ना होता। कहने का मतलब मुँह मांगी मजूरी पर, यानी अगर जो मांगा जाए ऐसी मजदूरी मिल जाए तो काम करने वाला कब मुंजी यानी मुझी मुझी यानी काम करने वाला। ठीक है, तो उसने तुरंत कचकच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में ही नहीं रही, 1.5 टांग पर ही नाचने नाचने फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फूंदने वाली। ठीक है, गाना गा रही है। टोपी वाले दर्जी ने भी टोपियाँ सिल दी, अपनी मुँह मांगी मजदूरी मिल रही है तो बड़ा खुश भी है, और उसने अपनी तरफ से 5 फूंदने यानी 5 फूल की तरह 5 लटकने भी उस टोपी पर लगा दी है। और यह देखकर वह टोपी पहनकर बड़ी खुश हो रही है। वह नाच रही है और नाच नाच कर गवरे को दिखा रही है कि देख मेरी टोपी कितनी निराली, कितनी अनोखी है, और उस पर क्या है, 5 फूंदने भी हैं। अब घबरा भी उसकी लगन को और उसके लगन लक्ष्य को पहुंच चुकी है। वो उसे देखकर वो बड़ा खुश हो रहा है और वो कह रहा है कि वाकई में तू तो रानी लग रही है। अब रानी गवरे ने जब आखिर उसकी तारीफ की, लेकिन उसका रानी कहना गवरिया को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कहा, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। ठीक है, कि हे मेरे राजा, मुझे रानी नहीं राजा कहो। ठीक है, गवरिया ऊंचे उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। मतलब वो अपने आपे में नहीं, अपने बस में नहीं, बहुत खुश है। और वो कह रही है कि मेरी टोपी इतनी सुंदर है कि अब कोई राजा मेरी टोपी का मुकाबला नहीं कर सकता। टोपी पहनते उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा, क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। अब वो बड़े अपने आपे में नहीं है, राजा के बराबर की टोपी उसके पास है ऐसा वो समझती है। और जैसे ही वह राजा का ध्यान आता है और वो तुरंत मन में एक इच्छा ने जन्म ले लिया। हुलस यानी इच्छा, मन में एक नई नई सोच, एक नई इच्छा ने जन्म ले लिया। क्यों ना इस मुल्क के राजा को भी एक बार जायजा लिया जाए, कि क्यों ना एक बार थोड़ा नाप तोल के राजा को भी देखा जाए, एक बार उसको भी देखें वो कैसा है, क्या है। ठीक है, इस मुल्क के राजा का यानी इस देश के राजा को देखा जाए कि वो कैसे क्या है, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। और ऐसा सोचते सोचते वह उड़ते उड़ते राजा का जो महल था उसके कंगूरे पर यानी उसकी ऊंची दीवार पर, जहाँ से राजा अच्छे से दिखे, वहाँ जाकर वह बैठ गई। ये तो कहानी का आधा हिस्सा है, जहाँ एक चिड़िया को बताया गया है कि वो कैसे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करती रही, उत्साहपूर्वक, और हर एक को संतोषप्रद मुआवजा देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त उसने कर लिया। और लक्ष्य प्राप्त हो गया तो उसकी खुशी देखते ही बनती है। इसके आगे की कहानी हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे।